सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर 14 अप्रैल 2026 के जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं पहला सवाल क्या है। आपसे पूछा गया है कि भारत ने किस सम्मेलन की मेज़बानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है? तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कोप 33 जो 2028 में भारत मेज़बानी करने वाला था, लेकिन अब भारत ने विथड्रॉल कर लिया है इससे। आप समझिए कोप होता क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत होती है। और इसमें दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 2023 में कोप 28 दुबई में कहा था कि भारत जो है कोप 33 2028 को होस्ट करेगा। लेकिन अब मना कर दिया इन्होंने। मना करने का कारण क्या-क्या हो सकता है? तो कोप में 200 से देश और 70,000 से अधिक लोग आते हैं। 2 हफ्ते तक चलता है, तो इवेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। ऐसा सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है, ये एक्सपर्ट की राय है जो मैंने लिया है। उसी तरह से 2030 में संभावित कॉमनवेल्थ गेम्स है जो कि अहमदाबाद में आयोजित होने वाला है। तो ये दिक्कत करता इसलिए भी ऐसा किया गया है होस्ट ना करने के पीछे कारण। उसी तरह से पॉलिटिकल टाइमिंग आप देख सकते हैं 2029 में लोकसभा चुनाव है, तो जो सरकार है वो शायद दूसरे इवेंट पर फ़ोकस करना चाहती है और क्लाइमेट प्रेशर से बचना चाहती है, क्योंकि कोप होस्ट करने पर देश ज़्यादा क्लाइमेट कमिटमेंट या टारगेट का दबाव आ जाता है। चलिए, अब सवाल उठता है कि अब भारत नहीं तो कौन? तो स अभी के समय में साउथ कोरिया ही एक प्रमुख कंट्री है जिसने इंटरेस्ट दिखाया है, इसलिए साउथ ऑफ जो कोरिया है उसको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है। हो सकता है कि इन्हीं को ये मेज़बानी दे दिया जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ पर माइक्रोबियल मीथेन उत्सर्जन के अध्ययन हेतु 401 नॉन प्रोड्यूसिंग ऑयल और गैस वेल का अध्ययन किस देश में किया गया है? तो ये आपको कनाडा में किया गया है। आइए जानते हैं हुआ क्या है। तो एक मैकगिल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के द्वारा एक स्टडी की गई है जिसमें कि जो बंद ऑयल हैं यानी नॉन प्रोड्यूसिंग ऑयल और जो गैस वेल्स हैं, उनसे निकलने वाला जो माइक्रोबियल मीथेन होता है, पहले के अनुमान से लगभग 1000 गुना ज़्यादा हो गया है। अब समझिए कि माइक्रोबियल मीथेन होता क्या है और इसके ज़्यादा होने का नुकसान फिर क्या होगा? तो माइक्रोबियल मीथेन एक मीथेन गैस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म मीथेनोजेन से बनते हैं और ये ऑक्सीजन की कमी यानी एनारोबिक कंडीशन में बनती है। तो अब ये कहाँ-कहाँ बनती है? तो वेटलैंड में बनता है, राइस फील्ड में बनता है, लैंडफिल्स में बनता है, जानवरों के पेट में भी बनता है और ये ग्लोबल कार्बन साइकिल का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब प्रॉब्लम क्या है? तो मीथेन एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, जैसा कि मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है और ये क्लाइमेट चेंज को तेज़ी से बढ़ाता है और स्टडी कहती है कि जो ऑयल या गैस वेल अब यूज़ नहीं हो रहे हैं वे भी लंबे समय तक मीथेन लीक करते रहते हैं और लीक 2 तरह से होता है, एक थर्मोजेनिक मीथेन होता है जो कि डीप अंडरग्राउंड हाई टेम्परेचर से होता है और एक माइक्रोबियल मीथेन जो आज न्यूज़ में है वो सैलो और माइक्रोब से होता है। अब ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज को ये तेज़ी से बढ़ाएगा और ऑयल वेल लीक करके प्रॉब्लम और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में मीथेन ज़्यादा पावरफुल है। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किस संगठन ने इम्पेरर पेंगुइन और अंटार्कटिक फर सील को अपनी रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है? तो ये आईयूसीएन के द्वारा यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इम्पेरर पेंगुइन और अंटार्कटिक फर सील को रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है। अब आइए जान लेते हैं कि आईयूसीएन ने क्या-क्या किया है। तो इम्पेरर पेंगुइन और अंटार्कटिक फर सील को एंडेंजर्ड में डाल दिया है और सबसे बड़ा क्लाइमेट क्या है इसका? तो क्लाइमेट चेंज है। कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, क्रिल्स जो ये खाना खाती हैं वो कम हो रही है, जिस वजह से इनका भी पॉपुलेशन जो है, भूखे ये लोग मर रहे हैं और 2000 के बाद 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी घट गई है। जान लेते हैं आईयूसीएन के बारे में। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में की गई थी। इसका फ़ोकस क्या है? तो नेचर कंज़र्वेशन और बायोडायवर्सिटी। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ग्रेथिल एगुलियर हैं और रज़ान अल मुबारक साहब इसके प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो ये है तेलंगाना। अब बता दें, नक्सल फ्री का मतलब होता है राज्य में अब कोई सक्रिय सशस्त्र माओवादी संगठन नहीं बचा है। कानून व्यवस्था बेहतर हो गया है। विकास कार्य जैसे कि रोड, स्कूल, जॉब्स के लिए माहौल बेहतर बनेगा और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो माओइस्ट के 42 नक्सली ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है और इनमें से एक सबसे बड़ा जो पीएलजीए का कमांडर सोडी माला था वो भी शामिल है। तो इस वजह से पुलिस ने घोषणा की कि अब राज्य में सशस्त्र माओवादी मौजूद नहीं है, यानी कि अब तेलंगाना नक्सल फ्री हो गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पेस्ट पेस्ट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। प्लैंकटन, एरोजोल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम, सैटेलाइट किस संस्था से संबंधित है? तो ये नासा से संबंधित है। अब नासा का ये जो प्लैंकटन, एरोजोल, क्लाउड, ओशियन
इकोसिस्टम सैटेलाइट है। ये क्या करता है, तो ये जो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ओशियन में, ठीक है? और जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको ये ट्रैक करता है। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन निकलता है, उसको भी ये ट्रैक करने का काम करता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बता दें एक हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है, जो कि फॉसिल फ्यूल और वुड के जलाने से निकलता है। बात करें नासा की, 29 जुलाई 1958 में फॉर्मेशन हुआ था, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है। एडमिनिस्ट्रेटर का नाम जेरेड इसकमैन है और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आपको याद रखना है, अमित क्षत्रिय साहब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जहाँ आपसे पूछा गया है कि रेडियो में सिक्किम सुंदरी 88.4 एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? चूँकि ये इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब इससे क्या होगा, तो इससे संचार की कमी को दूर करने के लिए तैयार किया गया है और ये दूर-दराज और ऊँचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय समाचार, मौसम की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान करता है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जहाँ आपसे पूछा गया है कि एक्सरसाइज डस्टलिक 2026 किन 2 देशों के बीच में आयोजित होगा? तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक 2026 एक्सरसाइज होता है। इस साल नामांकन उज़्बेकिस्तान में इसे किया जा रहा है। सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपसे पूछा गया कि कर्नल सोनम वांगचुक, जिन्हें लायन ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता था, किस युद्ध से संबंधित है? देखिए इनका निधन हो गया है, ये करगिल वार से संबंधित थे। 10 अप्रैल 2026 को 61 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक की वजह से इनका लेह में मृत्यु हो गया है। 1999 के कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में चौरबाट ला जो जगह था, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, वहाँ पर इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जहाँ पर 2026 मोंटे कार्लो मास्टर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक सिनर ने किसको हराया है? कार्लोस अल्कराज को हराकर इस टूर्नामेंट का अपना पहला खिताब जीता और फिर से विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। ये जीत सिनर का इस वर्ष का तीसरा एटीपी 1000 खिताब था और इसके साथ ही उन्होंने लगातार 4 मास्टर खिताब जीतने का भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़े जहाँ पर हाल ही में प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। आशा भोसले जी अब नहीं रही हम लोगों के बीच में। अब इनको क्रीमेट कर दिया गया है शिवाजी पार्क में और 80 यानी कि 8 दशक के कैरियर यानी 80 साल के कैरियर का अब अंत हो चुका है। अपने जीवन काल में इन्होंने 12,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। आप देख सकते हैं 12 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। अब जान लेते हैं कि आशा भोसले जी को कौन-कौन से अवार्ड दिए गए थे। तो सन 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 2008 में पद्म विभूषण, 2018 में बंग भीषण और 2021 में महाराष्ट्र भूषण। ये सवाल आपसे बन सकता है। चलिए, तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको डाउट हो तो लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।